आज हमारे साथ हैं रमेंद्र त्रिपाठी जी, जो जिला चिकित्सालय गोरखपुर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पे हैं। रमेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेंद्र जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी नैदानिक मनोविज्ञान होता क्या है? सर देखिए, जो नैदानिक मनोविज्ञान है जी, अगर इसका थोड़ा सा इतिहास देखा जाए, जी, मनोवैज्ञानिक आधारवाद संकट, दुश्चिंता, जी, दुष्क्रियता से बचाव करता है। जी, यह व्यक्तिपरक स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाला एक एकीकृत विज्ञान सिद्धांत तथा नैदानिक ज्ञान है। जी, जी, इस पद्धति के केंद्र में जी, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, मनोचिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षण, परामर्श, विधि, चिकित्सा शास्त्र संबंधी साक्ष्य जैसे फोरेंसिक टेस्ट, मुनि वगैरह जी, तथा कार्यक्रम विकास एवं प्रशासन में भी इनकी उपयोगिता होती है। जी, नैदानिक मनोविज्ञान एक नियंत्रित मानसिक स्वास्थ्य पेशा है ये। जी, जी, इस क्षेत्र का आरंभ प्रायः वर्ष 1896 में जी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में राइटर बिटमर द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की स्थापना के साथ माना जाता है। जी, 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में नैदानिक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर केंद्रित था, जी, जिसमें उपचार पर कम ध्यान दिया जाता था। जी, 1940 के दशक के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध में प्रशिक्षित चिकित्सकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता हुई, तब इसमें बदलाव आया। जी, तब से लेकर आज तक दो प्रमुख शैक्षणिक प्रारूपों का विकास हुआ। जी, पहला वो है जिसमें पीएचडी विज्ञान चिकित्सा प्रारूप था, जो नैदानिक अनुसंधान पर केंद्रित था। जी, दूसरा मनोवैज्ञानिक चिकित्सक विद्वान प्रारूप था, जी, जो नैदानिक चिकित्सा पर केंद्रित था। जी, नैदानिक मनोविज्ञान अब मनोचिकित्सा के विशेषज्ञ माने जाते हैं जी, तथा वे सामान्यतः 4 प्रमुख प्राथमिक सैद्धांतिक अभिमुखन होता है उसमें, जो मनोगतिकी, मानविकी, व्यवहार, उपचार, संज्ञानात्मक, स्वभावजन्य तथा प्रणालियों या पारिवारिक उपचारों में प्रशिक्षित होते हैं। जी, ये इसका पूरा इतिहास है। जी, इसका बैकग्राउंड आपने बताया। रमेंद्र जी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो अगर अभी आपने विस्तार से इसके बारे में बताया, जी अगर कोई इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहे तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सर, इसके लिए देखिए, मनोविज्ञान ग्रेजुएशन के साथ होना अनिवार्य होता है। मतलब कि वो ग्रेजुएशन में जो 2 सब्जेक्ट होते मनोविज्ञान हैं उसमें एक मनोविज्ञान भी होता है। होना चाहिए। जो मनोविज्ञान से ग्रेजुएशन करते हैं फिर वो पीजी के लिए अप्लाई करते हैं, जी, जिसमें डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। जी, अगर आप अपने गोरखपुर मंडल में देखेंगे जी, तो बहुत कम जगह है जहाँ से मनोविज्ञान में डिग्री कोर्स किए जाते हैं। जी, एक तो आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जी, बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर है, जी, जी, देवरिया जनपद में एक बरहज जी, आश्रम करके एक विद्यालय है, वहाँ से जी, ये इन्हीं जगहों से मात्र डिग्री ली जा सकती है। जी, और इसमें एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है, जी, वो इसमें कई विकल्प होते हैं विद्यार्थियों के पास। जी। उसमें विकासात्मक मनोविज्ञान ले सकते हैं, जी, ऑर्गेनाइजेशनल ले सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ बेसिकली ये 2 स्पेशलाइजेशन है। जी, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का है जी, और एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का है सर। क्लिनिकल साइकोलॉजी का। अगर हम बात करें इस कोर्स की अवधि की तो कितने वर्ष की ये अवधि होती है इस यह कोर्स की? डिग्री 2 वर्ष का होता है, जी, 2 वर्षीय डिग्री है ये, और डिप्लोमा 1 वर्ष का होता है। जी, तो 2 वर्ष की डिग्री आप इन जगहों से ले सकते हैं अगर आप गोरखपुर मंडल के निवासी हैं तो। जी, बाकी इसके आगे भी यही कई संस्थान है इस तरह से, जी, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद है, जी, VHU है, इलाहाबाद है। जब आगे जाएंगे तो आप और भी देखने को आपको मिलेंगे। जी, डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो जितने ये ओपन यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से डिप्लोमा 1-1 साल का हो जाता है, और डिप्लोमा करके भी लोग इसके योग्य बन सकते हैं। जी, और इसमें परामर्श के लिए देखा जाए तो प्रशिक्षण भी होता है कि परामर्श कैसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, ये तमाम उसके। तो श्रोताओं, जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि इस फील्ड में काफी संभावनाएं हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आजकल युवा के सामने करियर के कई विकल्प, रविंद्र जी, तो इस क्षेत्र को युवा के लिए आप किस रूप में देखते हैं? युवा इस क्षेत्र में कैसे जाएं और युवाओं के लिए कितनी संभावना आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, ये श्रोताओं को मैं खासकर बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है। जी, परामर्शदाताओं की अपने यहाँ बहुत कमी है। नैदानिक मनोविज्ञान में सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक है। जी, विद्यार्थी इसमें सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्तिगत
जी। सभी क्षेत्रों में जी। अपना कैरियर बना सकते हैं। जी। नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो मनोचिकित्सा के रूप में कार्य करते हैं, जी। इसके अतिरिक्त एक योग्य परामर्शदाता की जरूरत विभिन्न क्षेत्रों में है जी। और वो देखें, खोजें, जरूरत जहाँ है वहाँ अपनी योग्यता के आधार पे बातचीत करके वहाँ वो अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आप स्वयं अभी जिला चिकित्सालय गोरखपुर में मानसिक रोग विभाग में कार्यरत हैं। आप रोजाना कई मरीजों को देखते हैं। जी। आपको ऐसा महसूस होता हो कि आज सबसे बड़ी समस्या मानसिक रोगियों के झिझक की है, वे अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। आपने मेरे मुंह की ही बात कह दी। जी। मेरे यहाँ जो कार्यक्रम चलता है, ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जी। इसमें 3 दिन की ओपीडी होती है। जी। सोम बुध शुक्र हम लोग यहाँ ओपीडी मरीज देखते हैं। जी। बाकी मंगल बृहस्पति शनि बचता है हमारे पास। जी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जितने पीएससी सीएससीज हैं, जी। विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, मस्जिद हैं, मजार हैं, जी। कम्युनिटी ग्रामीण एरिया में, अर्बन स्लम में जी। हम लोग शिविर लगा करके इसके लिए जागरूकता फैलाते हैं। जागरूकता फैलाने में जो इस बात को लेके मिथ्या, झिझक, भेदभाव, जैसा बता रहे सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक, जी। ऊपरी शक्ति का प्रभाव, झाड़ फूक, अंधविश्वास को शिविर लगाकर समुदाय में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से जागरूक करते हैं हम लोग। जी, जागरूकता का इसमें काफी महत्व होता है। जी, बहुत, इसमें जागरूकता का बहुत बड़ा महत्व है। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति ये समझने में असमर्थ है जी। कि मानसिक रोग के लक्षण क्या हैं जी। और उस मानसिक रोग को कोई कलंक या ये मानता है कि किसी ऊपरी शक्ति का प्रभाव है या समाज में किसी तरह का अगर भेदभाव है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये एक जागरूकता का अभाव है। अगर उनको जागरूक किया जाए, यह बताया जाए कि जैसे अन्य बीमारियां होती हैं उसी तरह ये मानसिक बीमारियां भी होती हैं। जी। परिवार का रुख मरीजों के प्रति बिल्कुल एक, क्योंकि वो असामान्य रूप से उसको देखते हैं, क्योंकि उसका जो बीमारी होता है, जो मानसिक रूप से चूंकि ग्रस्त है मानसिक बीमारी से, तो परिवार का एक सकारात्मक रुख होना चाहिए। जबकि कई परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है कि वो उतना नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। तो आप उन परिवारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस परिवारों के लिए यह संदेश है कि परिवार के लोग एक तो संवेदनशील बने और उस मरीज के साथ भी उतनी ही संवेदनशीलता की जरूरत है जैसे अपने पास या अपने संबंध में कोई संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। जी। अगर हम खुद बीमार हैं, अगर दूसरों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे लिए संवेदनशील हो, तो मरीज भी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उसके प्रति संवेदनशील रहें। लेकिन मानसिक रोगों में यह जानने में भी उसको असमर्थता होती है। जी। लेकिन आप अपने पार्ट को अच्छे से अगर निभाएं तो हो सकता है कि एक अच्छा सपोर्ट आप दे सकते हैं उसके लिए साथ साथ चल के। जी जी जी। कि मतलब कि परिवार का भूमिका बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव होना चाहिए जी। और एकदम सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति पूर्वक होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही। इस प्रोफेशन में किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्योंकि इस प्रोफेशन में आप देखते होंगे कि मरीज अन्य मरीजों की तुलना में शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। इसमें सर देखिए, हम लोग जब जागरूकता का काम करते हैं तो भी ये गार्जियन परिजन जो भी होते हैं उनको बताने का काम करते हैं कि यह मानसिक रोग जब भी शुरू हुआ होगा किसी सामान्य लक्षण से शुरू हुआ जी होगा। बिल्कुल। जैसे अगर कोई व्यक्ति अवसाद में जाता है जी, तो निश्चित तौर पे उसके क्रियाकलाप में रूटीन में निश्चित कुछ न कुछ अंतर हो रहा होता है और वह अंतर उस परिवार का व्यक्ति ही देख सकता है, समझ सकता है। अगर हम शुरुआती लक्षणों पे ध्यान दें, जो भी लक्षण हम लोग बताते हैं लोगों को, तो निश्चित रूप से अगर समय से पहचान कर लें तो शायद ये जटिलता उत्पन्न ही न हो। तो एक तो ये सावधानी रखने की जरूरत है कि शुरुआती लक्षण में ही हम उसको डॉक्टर से संपर्क करें और बात करें। अगर साइकेट्रिस्ट की जरूरत है तो मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखावें। बाय द वे अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो जगह जगह लोग बैठे हैं वहाँ काउंसलिंग से बात करें। हो सकता है कि उनकी बात कह देने से ही, बातचीत कर लेने से ही उनकी समस्या का समाधान हो जाए। जटिलता उत्पन्न होने पर अगर कोई मानसिक रोग बहुत जटिल हो गया और वो व्यक्ति अब समझ पाने में असमर्थ है, अपना कार्य करने में असमर्थ है, तो उसमें भी परिवार का सपोर्ट, चाहे आसपास रिश्तेदारों का सपोर्ट बहुत अहम होता है। अगर वो लेके फिर अगर आते हों अस्पताल में समय से, जितनी ही जल्दी आएंगे, जितना ही त्वरित गति अपनी देंगे, उतना ही क्विक रिस्पांस उसको मिलेगा और मरीज क्रमशः धीरे धीरे ठीक होता है। क्योंकि जटिलता आने में भी समय लगता है, फिर वो ठीक होने में भी
लंबा समय लेता है। जी तो ये हमारा श्रोताओं के लिए ये एक संदेश है जी कि आम जन समस्या जैसे होती है, जैसे बुखार पे उनकी जागरूकता है, जी उनकी टीबी पे जागरूकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, जी, अन्य बीमारियां होती जी, हैं, जी, दर्द जी, होता है, जी कोई एक्सीडेंट होता है, तो जागरूकता सामान्य स्थिति में भी होनी चाहिए कि अगर व्यक्ति को किसी को नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, जी मन उदास होता जा रहा है, जी ये तमाम मानसिक रोग के लक्षण हैं हमारे। जी। अगर उस तरह से कुछ भी उनको होता है तो निश्चित तौर पे उनको संपर्क संपर्क साधना साधना चाहिए। जी। अभी आपने लक्षणों की बात, अगर उम्र के हिसाब से इस चीज को देखा जाए तो किस आयु वर्ग में ये लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? ये जो डिप्रेशन के लक्षण है, ये ज्यादातर ये जो नौयुवा हैं, जी युवाओं की मैं युवाओं बात में करना भी चाह रहा था। ये संख्या उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक है जी अगर देखा जाए तो, जी। क्योंकि अपनी बात उस अवस्था में जल्दी कह नहीं पाते हैं जी और बहुत जबरदस्त एक ऐसा चेंज होता है जी। उनके मन में, दिमाग में, कि उसके स्टेजेस काफी एडवांस हो जाते हैं जी 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 अवसाद के स्टेज में आने में। जी और बाकी ये 40 से 60 तक की अवस्था में ये मानसिक रोग ज्यादा इस तरह से होता है ज्यादा अगर देखा होता जाए तो। जी तो युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं में एक चीज देखने को मिलती है कि वो शारीरिक स्वास्थ्य पे तो काफी ध्यान देते हैं, लेकिन जब मानसिक स्थिति की बात होती है तो उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? तो जिम जा रहे हैं और अन्य चीजों पर काफी वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी मन स्थिति की बात होती है तो उसको जज नहीं कर पाते हैं। वही काउंसलिंग की आवश्यकता है, वही काउंसलिंग एक की परामर्श, आवश्यकता होती एक परामर्शदाता की अहम भूमिका यही होती है। तो जब ये लगे, मैं उन युवा श्रोताओं से भी कहना जी, चाहता जी, जी, हूँ जी। और उनके परिजनों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही उनके हाव भाव में, जी रहन सहन में कोई परिवर्तन नजर आता हो, जी जी अचानक बहुत खुश रहते थे, जी उदास होने लगते हो, अचानक उनका मन किसी भटकाव की स्थिति में हो, जी तो निश्चित तौर पे तुरंत संपर्क करें, किसी अच्छे परामर्शदाता से परामर्श लें, जी किसी अच्छे मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, वो भी रेफरल कर देंगे जहां जरूरत होगा वहां। तो अगर काउंसलिंग की जाए तो हो सकता है जो बात आप कह रहे हैं उसका समाधान क्विक तुरंत मिल जाएगा। जी जी जी। और आज की युवा काफी चैलेंजिंग टाइम में अपना समय बिता जी, रहा है जी। और आधुनिकतम तकनीकों से लैस भी है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी गैजेट्स आ चुके हैं, जितने भी है, तो वैसी स्थिति में वो अपना सामान्य जीवन को और जो आधुनिकतम जो साधन आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी, उस बीच में वो अपना समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा है। इस वजह से भी कई बार वो मानसिक रूप से जी वो अस्वस्थ हो जा रहा है। ये बहुत प्रासंगिक है आज के समय में। ये मोबाइल एडिक्शन, जितने भी हाँ, गैजेट्स मोबाइल आ रहे हैं, एडिक्शन ये की एक बात तरह मैं से कर ये रहा था। एडिक्शन के रूप में देखा जा रहा है। जी जी इसमें ये सबसे अच्छा संदेश ये है जी। युवाओं के लिए या जो भी प्रयोग करता है आज के समय में, एक तो सरकारी सिस्टम में भी मोबाइल का एक अहम भूमिका हो गया है। जी मोबाइल में सब कुछ उसी से हो रहा है, तो कुछ तो लोगों की काफी मजबूरी है इसके साथ रहना, क्योंकि पहले लोग मैनुअल काम करते थे, अब हर चीज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो कुछ तो जो जिनकी रोजी रोटी है, जो नौकरी में है, तो उनके लिए तो खैर थोड़ा सा उपयोगी है, ये उपयोग करें। उनके लिए यह है कि थोड़ा मैनेजमेंट सिस्टम उसमें बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा, एक समय निर्धारित करें, कितने से इतने टाइम तक ही इसमें देखना है, इसमें करना है। जी जी क्योंकि ये मानव स्वभाव होता है। आप जान ही रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, जो अति होता है वो हर जगह के लिए वर्जित है। जी जी जी। बट ये है कि हमें ये देखना है कि हम सुचारू रूप से अपने को स्वस्थ रखते हुए, जी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य रखते हुए हम कैसे कार्य को संपादित करें, ये उनकी कुशलता पर निर्भर करता है। वो जितने ही कुशल होंगे उतने ही अच्छे से अपने कार्य को संपादित करेंगे। अगर इस स्थिति में भी कोई, अगर किसी को कुछ समस्या परेशानी आ रही हो, तो हमारे यहाँ मनकक्ष की स्थापना हुई है। मनकक्ष जी। उस मनकक्ष में अगर कोई व्यक्ति इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, या कुछ टाइम मैनेजमेंट में उनको दिक्कत हो रही है, या अपनी लाइफ स्टाइल कुछ चेंज हो गई है, जो भी बात करना मन से, जो भी समस्याएं हों, वो एक बार आके यहाँ परामर्श ले सकते हैं। हम बैठे हैं यहाँ सोम बुध शुक्र 3 दिन बैठते हैं, 8 से 2 बजे तक, कभी भी वो आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात बताई। मनकक्ष, ये जो हमारे यहाँ मनकक्ष की स्थापना हुई है, उस मनकक्ष में हेल्पलाइन नंबर है 9336929266। एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, 93 36 92 92 66।
जी, इस हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी संपर्क कर सकता है? हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए है। इसका समय हम बता देते हैं। ये सोमवार से शनिवार तक जी प्रातः 8 बजे से लेकर के अपराह्न 2 बजे तक ये मोबाइल ऑन रहता है। इस पर किसी भी तरह की मानसिक समस्या अगर हो, जी कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछना जानना चाहता है, जी परामर्श लेना चाहता है या कोई अपनी समस्या बताना चाहता है, तो इस पर ब्रीफ कर सकता है हमको। जी और हम जैसी आवश्यकता होगी, अगर फोन पे ही समस्या का समाधान संभव होगा जी तो उसी पर दे देंगे। अदरवाइज अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम सोम बुध शुक्र में उनको अपने यहाँ बुला लेंगे। साथ ही जब हम फील्ड में भी जाते हैं, मंगल बृहस्पति शनि, जी वहाँ भी हम ये हेल्पलाइन कम्युनिटी में डिस्प्ले करते हैं हर जगह। जी। और उनको भी ये देते हैं कि अगर कोई मरीज बाहर से आ रहा है, जी। अगर कोई जानकारी लेना चाहे जी। तो कम से कम आए, उसका अनावश्यक रूप से किसी तरह का लॉस। हम ऐसी स्थिति में हैं जब काफी भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो वैसे स्थिति में स्वस्थ जीवन शैली का काफी महत्व होता है जी खासकर मानसिक रोगों में। जी तो स्वस्थ जीवन शैली खास करके उन लोगों के लिए, वर्किंग क्लास की अगर हम बात करें कि जो सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, तो अपने जीवन शैली में किस तरीके का बदलाव लाएं ताकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें? देखिए, जो कामकाजी व्यक्ति हैं, नौकरी पेशे में व्यक्ति हैं, बिजनेस व्यवसाय में जो व्यक्ति हैं, जी तो मैं तो आजकल बिजनेस व्यवसाय क्लास को भी देख रहा हूँ। जी जी ज्यादातर इनका अपना ध्यान अपने काम में है। जी लेकिन जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जी उनको थोड़ी समस्या है कि ये सारे सिस्टम्स जो ऑनलाइन हो गए हैं, जी इसमें एक मोबाइल का जो काम है उसमें काफी समय उनका किल करता है। अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा समय उनका व्यतीत हो जाता है। उसके बाद घर पे जाने के बाद भी उनको ये मोबाइल धीरे धीरे वो आदत सी हो जाती है। जी और यही आदत नशा है, एडिक्शन है, एडिक्शन है। और ये घर पर भी बैठे बैठे वो अपने परिवार से के लोगों से कट जाते हैं, बच्चों से कट जाते हैं। आजकल के बच्चे अगर मोबाइल देखते हैं, देखा जाए तो बच्चे भी धीरे धीरे उनके में कम बोलने की आदत डेवलप हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाता है, शब्दों का अभाव हो जाता है। इस तरह से कई समस्याएं समाज में आ भी रही हैं, आप देख भी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बड़ा इसमें अहम है। टाइम, एक तो आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, अगर ये देखा जाए कि योग का इसमें कितना महत्व होता है, या एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, सुबह की सैर की बात कर रहे हैं, तो इसमें इससे कुछ टाइम मैनेजमेंट है। अगर वो टाइम मैनेजमेंट अपना बनाएंगे तो निश्चित तौर पे एक दिनचर्या का प्रारूप बनाएंगे, तो प्रारूप में ही आपका अगर योग करना चाहे योग कर रहे हैं, शारीरिक श्रम करना चाहे कर रहे हैं, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी काम कर सकते हैं, अगर घर में पेड़ पौधे लगाए हैं तो वहाँ समय दे सकते हैं, बाकी रूटीन वर्क हैं, बच्चों को बाहर घुमा सकते हैं, उनकी भी अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। जो चाहे टाइम मैनेजमेंट में ये सब कुछ है। अगर टाइम मैनेजमेंट करें तो फिर कोई समस्या ही नहीं है उनको। जी, मतलब काम काज के साथ साथ अगर इन चीजों के लिए टाइम मैनेज अगर किया जाए तो इन चीजों से काफी हद तक समय का प्रबंधन सर बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब खुद के लिए भी समय निकालने की जरूरत है। अगर खुद के लिए अगर लोग अगर समय नहीं निकालेंगे तो उनकी जो समस्या बढ़ती जाएगी, फिर सबको उनके लिए समय निकालना पड़ेगा। जी, रमेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।